सो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, मनी एंड बैंकिंग। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी का जो कॉन्सेप्ट है पैसों का, वो किस तरीके से आगे बढ़ता गया। मनी का मतलब किस लिए यूज़ होता है, मनी बोलो। ऑफ कोर्स लेन देन के लिए। किस लिए यूज़ होता है, लेन देन के लिए, कि अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो हमें उसके पैसे देने हैं, वो उन पैसों का कहीं और से कोई सामान और खरीदेगा, कोई और गुड्स खरीदेगा। ये होता है मनी का मतलब। सही है। तो मनी इज़ वॉट, मनी करेंसी भी हो सकती है, मनी कॉइन भी हो सकते हैं, मनी नोट में भी हो सकता है, मनी आप कह सकते हो कि गोल्ड में, सिल्वर के कॉइन हो सकते हैं। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पहले क्या होता था, पहले मनी नहीं थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तो पहले चलता था बार्टर सिस्टम। पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब कि बहुत पहले ज़माने में 200 साल पहले कह सकते हो आप, 300 साल पहले, 400 साल पहले, कि किसी के पास चावल है, राइस है, किसी के पास गेहूं है, तो राइस वाले ने राइस दे दिया, गेहूं वाले ने, राइस वाले ने गेहूं वाले को राइस दे दिया। जिसके पास गेहूं है वो गेहूं दे देगा और राइस पलट के ले लेगा। तो इस तरीके से सिस्टम होता था। किसी के पास कोई सब्जी है, फ्रूट है या लकड़ी है, लकड़ी देकर किसी के पास अनाज है, अनाज ले लिया। तो इस तरीके से लेन देन चलता था, इस तरीके से बार्टर सिस्टम चलता था और एक दूसरे अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट रहेगा। किसी को राइस चाहिए लेकिन वो कह रहा भाई मेरे पास गेहूँ है, गेहूँ ले लो। अब राइस चाहिए उसको लकड़ी के बदले, उसने जंगल की लकड़ी तोड़ कर लाया वो, है ना। तो ये दिक्कत होती थी। अब किसी को पास राइस है, उसको लकड़ी नहीं चाहिए, है ना। किसी पास राइस है देने के लिए उसको, लेकिन लकड़ी नहीं, भाई वो कह रहा है कि हमें कोयला चाहिए। तो ये दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में। तो लेकिन पहले ज़माने में ऐसा ही होता था। ठीक है। तो काफ़ी इनकन्वीनियंस है जो मैंने अभी आपको बताया, कि काफ़ी डिसएडवांटेज थे, कि ये जो कोइंसिडेंस होता था तभी लेन देन हो पाता था। कोइंसिडेंस जैसे कि इत्तेफाक हुआ कि किसी को राइस चाहिए, किसी को लकड़ी चाहिए, एक के पास लकड़ी, एक के पास राइस है, तो वो डील हो जाती थी, वरना डील नहीं होती थी, दिक्कत होती थी। ठीक है ना। तो कोई कॉमन मेजर वैल्यू नहीं थी कि राइस किस हिसाब से, कितनी लकड़ी में पलट के राइस मिल जाएगा, कितने गोल्ड के पलट में राइस मिल जाएगा या गेहूँ मिलेगा। एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट नहीं था। जिसकी जैसी डील हो जाए, जिसकी जैसी ज़रूरत, कि यार मुझे सख्त ज़रूरत है राइस की, वो कह रहे मुझे लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो वो तैयार हो गया, ठीक है भाई तो हमसे ज़्यादा लकड़ी ले लो, ज़्यादा वुड ले लो। तो एक ये नहीं था, कोई कॉमन मेज़रमेंट नहीं था उसका। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर पेमेंट का कोई वही नहीं था। भाई एक तो सामान एक एक्सचेंज हो रहा है, इसमें पेमेंट कहाँ होता था कुछ उस तरीके से, सामान ही एक्सचेंज होता था। स्टोर नहीं कर सकते थे। अब भाई जैसे किसी पास सब्ज़ी है, उसने सब्ज़ी उगाई और उसको चाहिए पलट के, उसे गेहूँ चाहिए, वीट चाहिए। अब सब्ज़ी, अब वीट उसको एक बोरा चाहिए, सब्ज़ी उसके पलट के सब्ज़ी भर के, मतलब डीलिंग हो रही है एक बोरी गेहूँ पर, हमें 10 किलो सब्ज़ी मिल जाएगी, आलू मिल जाएगा, टमाटर मिल जाएगा। लेकिन वो जो टमाटर आलू लेगा, अब इसने उगा लिया है, वो स्टोर कैसे करेगा, कहाँ रखेगा। बोलेगा भाई मुझे ये तो मैं 20 दिन में मुझे लग जाए खाने में, खाते खाते, मैं स्टोर कैसे करूँ। तो आप भाई थोड़ा सा दो मुझे, अब मुझसे मुझे थोड़ा सामान दो, मेरा थोड़ा सामान लो। वो कह रहे कि भाई मैंने तो इतनी ज़्यादा उगा ली है, अब क्या करें, मुझे तो इतना मैंने पैदा कर लिया है, क्रॉप कर लिया है। तो ये बड़ी दिक्कत होती है, स्टोरिंग वाली बड़ी दिक्कत होती थी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब डिविजिबिलिटी मतलब कि अब जैसे किसी का काऊ है, अब काऊ के बदले उसे गेहूँ भी चाहिए, राइस भी चाहिए, सब्ज़ी भी चाहिए। अब वो काऊ गाय के बदले, अब गाय को काट काट के थोड़ा देगा, दिस इज़ रॉन्ग ना, किलिंग किलिंग वाली बात हो गई ना ये तो। अब किसी को गाय चाहिए दूध के लिए, मिल्क निकालना है, तो डिविजिबिलिटी वाली दिक्कत हो जाती थी, कैसे उसको डिवाइड करें हम, कैसे बांटें, अगर काऊ के बदले कोई चीज़ बार्टर सिस्टम करना है तो, है ना। तो ये चीज़ दिक्कत होती है। फिर इसलिए कॉन्सेप्ट आया मनी का। तो मनी में पहले पहले
गोल्ड कॉपर के, मतलब लोग है ना गोल्ड पहनने लगे, कॉपर पहनने लगे, एक ज्वेलरी के तौर पे, सजावट, बदन अपनी बॉडी के सजावट के लिए। पर यहाँ से ही सिस्टम बना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। लोगों को चाहिए गोल्ड के बने हुए कुछ आभूषण बोलते हैं हिंदी में, ज्वेलरी चाहिए, या कुछ एक गोल्ड पाया गया तो लोगों को लगा ये तो बिल्कुल नया है, बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है, चमक रही चीज़, वो गोल्ड अपने आप में चमकता है ना। तो वहाँ से इसकी वैल्यू क्रिएट हो गई। तो वहाँ से वो फिर कॉइन बनने लगे। भाई 4 कॉइन के बदले आप हमें सामान दे दो, वो 4 कॉइन, क्योंकि लोगों को डिमांड हो गई ना उस चीज़ की, एक डिमांड क्रिएट हो गई कि गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए। तो गोल्ड के बदले कोई भी आराम से लेने लगा सामान। अब गोल्ड सिल्वर स्टोरेज की दिक्कत नहीं है भाई, स्टोरेज की दिक्कत जब तक के स्टोर, जब हमें चाहिए तब गए मार्केट में, उसके बदले लेके दूसरा सामान ले लिया हमने। तो इस तरीके से मनी का सिस्टम आया, ठीक है ना। इस तरह फिर धीरे धीरे जब गोल्ड की लायक होने लगे, सिल्वर पता चला कि यार ये तो उतने नहीं है, लाइक ये जो रिसोर्सेस है ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, कितना निकालोगे आप। तो वो फिर एक चीज़ में उसको है ना ये कर दिया गया, फिर दिक्कत होने लगी गोल्ड में भी या सिल्वर के बदले भी सामान लेने में दिक्कत होने लगी। लोग नहीं, मतलब उतना कंफर्टेबल था लोगों के पास स्टोर करना, चोरी और ये वो दिक्कतें थी। तो फिर मनी में कैश, तो मतलब कॉइन का कॉन्सेप्ट आया, लोहे के कॉइन बनने लगे, कॉपर के कॉइन, क्योंकि वो जो गोल्ड और सिल्वर ये बहुत ही प्रीशियस वैल्यू थी। ये धीरे धीरे महंगा होता चला गया, इतनी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई, गोल्ड धीरे 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 बढ़ता गया, थोड़ा 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 लोगों ने बढ़ता गया, पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ती चली गई। तो वो रेयर होने लगा, फिर स्कैर्स होने लगा, कमी होने लगी। तो इसीलिए फिर लोहे के कॉइन भी बनने लगे, फिर उसमें नंबर, कोड नंबर डालने लगे। पहले क्या होता है, अब जो कॉइन होते हैं उसकी मेटल की वैल्यू पर नहीं होता है, वो तो एक मीडियम की वैल्यू होती है। जैसे करेंसी 2000 का नोट, 2000 का कागज़ तो नहीं ना 2000 का है, वो तो उसमें कोड नंबर डाल दिया कि ये कोड दिखाओगे, ये नोट दिखाओगे, ये नंबर दिखाओगे, इसके बदले तुम्हें मिल जाएगा। वो फिर बैंक वाले, गवर्नमेंट वहाँ पे छापने लगी नोट, हम प्रिंट करने लगी नोट। जितना हमारे पास वेल्थ होता है उस हिसाब से उसे प्रिंट करना पड़ता है कि नोट का गवर्नमेंट देगी। अब उसके उसी नोट के बदले आप है ना एक्सचेंज करो। वो नोट को हमने वैलिड कर दिया, उस करेंसी को हमने वैलिड कर दिया, ठीक है। तो यहीं से मनी कॉन्सेप्ट आया। तो फंक्शन ऑफ मनी देखो यहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन एग्जाम में आता है। प्राइमरी फंक्शन जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बाई एक्सचेंज, इसी के बदले आप मनी के बदले, करेंसी के बदले आप कुछ भी सामान ले लो। किसी वैल्यू को मेज़र करना है, मनी में होता है। मोबाइल कितने का है, 40,000 का है, ये घर कितने का है, 30 lakhs का है, तो वो एक मनी में के टर्म में होने लगा। वो किसी भी करेंसी हो, जिस कंट्री करेंसी महंगी है वहाँ पे उस हिसाब से उसकी वैल्यू होती है मनी की। जैसे यहाँ पे इंडियन रुपीस और यूरोप का पाउंड। अब एक पाउंड इंडिया में 100 रुपये का हो जाता है। कोई बाहर से आएगा 10 पाउंड लेकर आएगा, उसको 1000 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो रिच है कंट्री। डॉलर 80 के ऊपर चल रहा है, एक डॉलर में 80 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे, सोचो ज़रा। तो ये तो हो गया प्राइमरी फंक्शन। फिर सेकेंडरी को, सेकेंडरी है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। पेमेंट आप कर सकते हो, किसी को पेमेंट करना है, किसी को अगर ईएमआई भरना है, बैंक के थ्रू पेमेंट जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, एटीएम से भी देखो कितने ज़्यादा यूज़ हो गया है, ये भी तो फंक्शनिंग ऑफ मनी हो गया ना। फिर स्टोर ऑफ वैल्यूज़, वैल्यू को स्टोर करता है, ये हर चीज़ की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। आप इसको स्टोर कर सकते हो आगे के लिए भी, ये पेरिशेबल नहीं है, ये पेरिशेबल नहीं है, ठीक है ना। फिर बाद में देखो मनी, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये दोनों फंक्शन मैंने बता दिए प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन दोनों ही एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखो सेकेंडरी फंक्शन में डिफ़र्ड पेमेंट, अलग अलग तरीके से पेमेंट कर सकते हैं हम लोग। लोन लेना हुआ, किसी को उधार देना हुआ, है ना, तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं इसके थ्रू, पेमेंट मनी के थ्रू, करेंसी के थ्रू। फिर देखो मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी से स्टोर, हमारे पे कितने करोड़ रुपए हैं, हमारे पे 10 करोड़ है, हम इतने अमीर हैं, हम इतने बिलियनियर हैं, है ना। तो ये मनी क्या करता है, कोई कंपनी में कितना पैसा है, 1000 करोड़ की कंपनी है, तो एक स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब मनी स्टोर करता है वैल्यू को,
तो मनी दस एक्ट द कॉमन मीडियम ऑफ चेंज, एक कॉमन मीन ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डिफर पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। चारों पॉइंट देखो डेफिनेशन में आ गए, चारों पॉइंट। दो प्राइमरी पॉइंट भी आ गए ये वाले डेफिनेशन में, दो प्राइमरी पॉइंट भी आ गया और दो सेकेंडरी पॉइंट भी आ गया। इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी, मनी का इम्पोर्टेंस भाई देखो, जो ड्रॉबैक थे बार्टर सिस्टम के वो मनी ने आके क्या कर दिए, ओवर कर दिए। कि जैसे मनी पेरिशेबल नहीं है, आप स्टोर कर सकते हो। बार्टर में क्या होता था कि कोई इंसिडेंस हो तभी वो डीलिंग हो पाती थी, किसी को वो चाहिए, किसी के पास अवेलेबल है, तब एक दूसरे अगर कहीं मिल गए आकर, मिलना भी तो चाहिए ना, कि हमें गेहूँ चाहिए, कोई दूर बैठा हुआ उसको, तुम्हारे पास चावल है तुम्हें गेहूँ चाहिए, कोई दूर बैठा उसके पास चावल है, उसके बाद गेहूँ है उसे चावल चाहिए, तो वो एक कोइंसिडेंस, तो ये सब मनी से दूर हो गया। आप मनी लेकर ये कर सकते हो, कैश लेकर, नोट लेकर, करेंसी लेकर, वो करेंसी कहीं पर भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है। मनी हेल्प मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे पता चलता है ना कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितने में सामान मेरा बिका, एग्जैक्टली पता चल जाता है। पहले ऐसा थोड़ी ना था। बाट मनी का एडवांटेज समझना है तो बार्टर सिस्टम दिमाग में रखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मनी को तुम समझ पाओगे, वैल्यू दे पाओगे। मनी कैन बी यूटिलाइज इन रिसीविंग इकोनॉमी फ्रॉम डिप्रेशन, अगर इकोनॉमी डाउन हो गई है, डिप्रेस हो गई है, तो पैसा मार्केट में नया निकाल कर इकोनॉमी को थोड़ा स्ट्रांग बनाया जा सकता है। मनी के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, फीस मिलती है, फ़ाइन मिलती है, तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी, गवर्नमेंट को पैसा आता है, रिसोर्सेज ऑफ मनी है रिसोर्स एक तरीके से गवर्नमेंट के वेल्थ का। वेल्थ के रूप में मनी हो गया ना, पहले गोल्ड सिल्वर, अब मनी भी हो गया वेल्थ के रूप में। सोशल एक वैल्यू होती है भाई, आपका कितने अमीर हो, आप कितने रिच हो, कितना वेलफेयर कर रहे हो, कितने लोगों की मदद कर रहे हो, कितने एनजीओ चला रहे हो, है ना, तो ये मनी के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक सोशल वैल्यू होती है। तो इस तरीके से मनी के एडवांटेज आप लिख सकते हो। डेफिनेटली लीगल और फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, एक लीगल इसकी वैल्यू होती है। आपने किसी को 10 लाख रुपए का सामान दिया तो 10 लाख रुपए उसे आपको वापस करना चाहिए, नहीं वापस किया तो आप गवर्नमेंट, आप है ना कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो, पुलिस को कंप्लेन कर सकते हो। एक लीगल टेंडर मनी है ये, ठीक है ना, कि आपको ये पेमेंट है ना देना पड़ेगा अगर आपने लिया है किसी से, तो वो एक एग्रीमेंट होता है, एक बाउंड होता है। चेक अगर बाउंस हो गई तो आपको जेल तक हो जाती है ना। तो ये एक लीगल टेंडर मनी है, आप गवर्नमेंट पे जा सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो, मेरा इतना पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है ना। लीगल टेंडर मनी, बाद में लिमिटेड लीगल टेंडर, इट इज़ अ मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड ओनली अप टू ए सर्टेन मैक्सिमम लिमिट फिक्स बाई लॉ। फॉर इंडिया कॉइन्स आर लिमिटेड। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल होता है कि इंडिया ने, जैसे हर गवर्नमेंट का अपने लीगल टेंडर मनी होता है, कि जैसे अभी लीगल में 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट अब लीगल नहीं है, 1000 का नोट हटा दिया है, 500 का नोट 2000 भी अब हटा रहे हैं, और कॉइन में 1, 2, 5 और 10 और 20 भी शायद आ रहा है कॉइन, तो ये एक्सेप्टेड है। 3 रुपीज़ अगर कोई बोलेगा 3 का कॉइन है तो एक्सेप्टेड नहीं है। सो इसके अलावा भी कॉइन के रूप में आप कितना पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो, आप 1000 रुपये तक के एक्सेप्ट कर सकते हो कॉइन के रूप में, ठीक है। जैसे कि आपको कॉइन में किसी को पैसा देना है, अब तुमने 100 रुपये कॉइन दिए, 1 1 रुपये का 100 दिए, वो ले रहा है, होता है ना, फिर कॉइन नहीं लेंगे हम, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो कोर्ट में। आप 1000 रुपये तक के थ्रू कॉइन दे सकते हो पेमेंट से, 1000 रुपीज़ तक के, 10 के कॉइन, 5 के कॉइन, 2 के कॉइन, उसे लेना पड़ेगा शॉपकीपर को, दुकानदार को, जो भी लेनदार है उसे लेना पड़ेगा, नहीं तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला ही 1000 रुपीज़ तक आप ले सकते हो, नहीं ले रहा है कोई, आप 1000 के बाद नहीं, 1000 के बाद ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी एक सब, ये लीगल टेंडर ये सब है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मनी को, मनी जितनी कमा रहे हो आप, कितने रख रहे हो, ये अनलिमिटेड है, लेकिन आपको हिसाब किताब देना पड़े, कहाँ से पैसा आया ये देना पड़ेगा, टैक्स आपको उसका पे करना पड़ेगा। बाद में देखो नो लीगल टेंडर मनी क्या है, लोग मतलब उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं, लेकिन फिर भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई गोल्ड हुआ या कॉपर हुआ, ये कोई मनी नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन के लिए लोग है ना एक्सेप्ट करते हैं, भाई गोल्ड दे दो और हम सामान दे रहे हैं, है ना। फिर फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ मनी देखो,
स्टैंडर्ड मनी होता है, टोकन मनी होता है, क्रेडिट मनी होता है, फिएट मनी होता है, फिडुशियरी मनी होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड मनी जैसे कॉइन है इस, ठीक है, या प्रिंटेड नोट हैं, ये सब स्टैंडर्ड मनी में आते हैं। इनकी अपनी फेस वैल्यू होती है। ये 100 रुपये का नोट कितने रुपए का पड़ रहा है, 2 रुपये का पड़ रहा है, तो एक अपनी अलग फेस वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है। फिर इंट्रेंसिक वैल्यू है। इंट्रेंसिक मतलब जो मेटल की एग्जैक्ट वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ मेटल द कॉइन इज मेड ऑफ अकॉर्डिंग मनी कैन। ठीक है। जैसे कि 5 रुपये कॉइन है, 5 रुपये कॉइन की इंट्रेंसिक, वो तो फेस वैल्यू हो गई 5 रुपये। अब उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, वो 5 रुपये कॉइन कितने रुपए में बनाया गवर्नमेंट ने, 1 रुपये पड़ गया, 1.5 रुपये पड़ गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंट्रेंसिक वैल्यू को कम से कम रखने की कोशिश करेगी। पता चला 5 रुपये कॉइन है, उसके बनाने में 5 रुपये लगे जा रहे हैं, तो मतलब क्या रहेगा। इसीलिए ना नोट लाए गए 1000, 500 के, 2000 के, 100 के, 200 रुपये के, जिससे कि उसकी जो कॉस्टिंग वो कम से कम हो, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। अब देखो क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या कहता है, मीन्स टू मनी हुज इंट्रेंसिक वैल्यू एज कॉमोडिटी इज लेस दैन इट्स फेस वैल्यू, तो उसे क्रेडिट मनी बोलते हैं। अल्टरनेटिव क्रेडिट मनी इज मनी हुज फेस वैल्यू इज ग्रेटर दैन इंट्रेंसिक वैल्यू। जैसे कि एक 5 रुपये कॉइन है, 5 रुपये का, या 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट पड़ रहा है 10 रुपये का, तो वो हो जाएगा क्रेडिट मनी, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपये है। फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये, लेकिन उस नोट को बनाने में, प्रिंट करने में कितने रुपए लगे, 10 रुपये लगे, इसी को बोलते हैं क्रेडिट मनी। फिर बैंक मनी। बैंक मनी द मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ऑफ डिपॉजिट। सिमिलरली इट ऑल्सो इंक्लूड बैंक डिपॉजिट ऑफ द पीपल। तो बैंक में जितने भी डिपॉजिट रखा हुआ है, लोगों का पैसा या जो भी है, तो वो है ना बैंक मनी बोलते हैं उसे। तो चेक इज़ ए रिटर्न ऑर्डर टू बैंक टू द स्टेटेड अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवर्स अकाउंट टू द होल्डर। वो जाके चेक के थ्रू पैसा निकाल सकता है। चेक क्या होता है, कि हमें एक बैंक का एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसमें आप पैसे भरो, अपनी साइन करो, अगर आपके अकाउंट में बैंक मनी है तो वो आप उसको कैश करा सकते हो। ठीक है। अब देखो क्रेडिट कार्ड आ गया। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक है ना मदद करती है आपको लोन वोन देने में। बैंक ने क्रेडिट कार्ड एक दे दिया, आप एटीएम या कहीं पे शॉपिंग करने गए, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं भी हैं, तो बैंक क्या करेगी, आपको दे देगी 50,000 की लिमिट, आप 50,000 तक के हैं उधार ले सकते हो, तो बैंक आपको मदद करेगी, उस पर छोटा सा इंटरेस्ट लेगी, फिर आप बैंक में उसको डिपॉजिट करते हो। 50 दिन लिमिट होती है क्रेडिट, किसी की 30 डेज होती है क्रेडिट लिमिट, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो एक क्रेडिट कार्ड हो गया। तो ये सब है ना, यही हो गया तुम्हारा क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, क्रेडिट मनी, इंट्रेंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू, बैंक मनी, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद देखो फिएट मनी आ गया एंड फिडुशियरी मनी आ गया, ये अलग क्लासिफिकेशन है इसका। फिएट मनी क्या कह रहा है देखो, फिएट मनी इज दैट मनी विच इज़ इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। People have to accept it in exchange of goods and services and in discharge of debt. As the government has order to be money, it is also called legal tender. As it circulates in the country on the fiat, that is command of the government. For example, coin and currency notes in India are fiat money. तो फियाट मनी मतलब वही होता है लीगल जो मनी होती है, कि भाई आपको सामान खरीदना है, आपका किसी को उधार देना है, तो आप फियाट मनी दे सकते हो। ठीक है। फिएट मनी मतलब कि जो गवर्नमेंट ने करेंसी निकाली हुई, जो नोट निकाले हुए हैं, वो लोगों को एक्सेप्टेबल बोला गया है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 100 का नोट हो, 500 का नोट हो, 200 का नोट हो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखो फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी क्या कह रही है, फिडुशियरी मनी इज़ मनी which is money is the money which is accepted as money on the basis of trust that issue command, not the basis of any other money because they are accepted for any other order of the government. For example, checks, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये सब क्या होते हैं कि फिडुशियरी मतलब ये एग्जैक्ट करेंसी नहीं होती हैं, ये एग्जैक्ट करेंसी नहीं होते हैं, ये एक कागज़ का टुकड़ा होता है। जैसे कि चेक आपने देखी होगी, तो किसी को पेमेंट करना है, आपके पास कैश नहीं है, आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, आप सेफ्टी के लिए नहीं रखना चाह रहे हो घर पे पैसा, तो चेक बैंक में रखा हो, तो चेक आप साइन करके दे दो कि भाई मेरी बैंक से जाके निकाल लें, अपने बैंक में अकाउंट में लगा देना। तो तुम्हारी बैंक क्या करेगी, मेरे बैंक में कांटेक्ट करेगी, पैसा मंगा लेगी अपने अकाउंट में, सेफली पैसा पहुंच जाएगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि लीगल रिकॉर्ड भी बन जाता है कि भाई हमने तुम्हें पैसा दिया। फिर इसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक चेक के जैसा ही होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी, जिसमें एक ये डॉक्यूमेंट होता है, आप साइन करते हो, जाओ मेरे बैंक से पैसा
निकाल। इसी तरह ड्राफ्ट भी होता है चेक के काइंड ऑफ। तो बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उसमें ड्राफ्ट भी चलता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी चलता है, चेक तो आपको पता ही है। तो इसी बोलते हैं फिडुशियरी मनी, जो कि एग्जैक्ट करेंसी नहीं होती है लेकिन उसके बदले एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप पैसे ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है। पहले ये लेक्चर पूरा करो, उसके बाद मैं एक लेक्चर और भेजूँगा। ठीक है, तब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब क्या करना है कि आप डाउट पूछा करो, है ना, डाउट पूछा करो, स्क्रीनशॉट लेके। कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया तो डाउट ज़रूर से ज़रूर पूछो। और इसके अलावा जैसे क्वेश्चन आंसर हैं इसके, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा उसके भी डाउट पूछो आप। ओके, तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है जो नहीं समझ में आ रहा उसके डाउट पूछ लेना।